अस्सलाम वालेकुम जी, मुनीब फ़ारूक आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज ये जो हम एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट का, आज जो मेरे पहले मेहमान हैं, उनसे गुफ्तगू करने के बाद आपको बहुत सा फ़ायदा होने वाला है। उसकी वजह ये है कि उनका ताल्लुक वो डॉक्टर हैं और आम डॉक्टर नहीं है। अगर आप को शुगर का मर्ज़ है, अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपका वज़न बहुत बढ़ा हुआ है, आपकी फ़ैमिली में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, चाइल्ड ओबेसिटी का सामना है आपकी फ़ैमिली में आपके किसी बच्चे को और वेट मैनेजमेंट नहीं हो रही, अभी रमज़ान गुज़रा है, बहुत से लोगों का सबसे बड़ा गिला ये होता है कि जी पूरा रमज़ान गुज़र गया, हमने तो कोई पकौड़ा समोसा नहीं खाया, लेकिन हमारा वज़न कम नहीं हुआ। बहुत से लोग ये ऐसे हैं जो ओबेसिटी की उस स्टेज पर चले जाते हैं जब वो ये हिम्मत ही छोड़ देते हैं कि नहीं शायद हमारा वज़न तो कभी कम हो ही नहीं सकता। बट मुख्तलिफ डॉक्टर्स कोई कहते हैं कि जी सर्जरी करवा लें, कोई कहते हैं जी लाइपोसक्शन करवा लें, लेकिन आप रिज़ल्ट आपके सामने कोई नहीं आता। इसी तरह एक मसला ये होता है कि आप अच्छे खासे हैं लेकिन एकदम आपको डिटेक्ट होता है कि आपको डायबिटीज़ है या आप प्री डायबिटिक हो गए हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं, तमाम वो सवाल हैं जो कि आपके ज़हन में हैं, मेरे ज़हन में भी होते हैं। और मैं चाहता हूँ ज़रा इसी हवाले से बात हो, ख़ास तौर पर ये जो आजकल एक नया ट्रेंड है वेट लॉस के बारे में। ऐसे इंजेक्शंस मौजूद हैं जो कि नेचुरली शायद मेडिकली अप्रूव्ड हैं, एफडीए अप्रूव्ड हैं, लेकिन क्या उनका इस्तेमाल आसान है? नंबर 1। दूसरी बात ये है क्या वो इफ़ेक्टिव हैं? नंबर 3 ये है कि क्या उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या नहीं है? क्योंकि हमने बहुत से सेलिब्रिटीज़ ऐसे देखे हैं, उनकी मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशंस हुई हैं। बहुत ज़्यादा वज़न था, कम हो गया। रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर टॉक ऑफ द टाउन जिसे कहा जाए, तो वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी ट्रांसफ़ॉर्मेशन के हवाले से बहुत से लोग बात करते हैं कि जी, बिलावल साहब को 3-4 महीने के गैप के साथ लोगों ने देखा है और एक बड़ा मेजर चेंज उनके अंदर आया। फिर वो कंटिन्यूअसली वो चलता रहा है और अब वो उनकी जो पहले उनका जो फिज़ीक थी और अब उसमें बहुत फ़र्क है। तो व्हाट कुड बी द रीज़न, क्या होता है, कैसे होता है, ये तमाम चीज़ें हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिज़वान अहमद ख़ान न्याज़ी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया मुनीब भाई आपका भी। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बड़ा सादा सवाल आपसे पूछूँगा, ये आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं ना, ये शुगर के स्पेशलिस्ट जो होते हैं। अच्छा, ये एक बड़ा आम सी चीज़ है जो मैं पूछना चाहूँगा, ये शुगर का स्पेशलिस्ट क्या होता है मतलब? एक्चुअली डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइन ऑर्गन के साथ रिलेटेड है। आपका पैंक्रियाज़ का जो इंटरनल पार्ट होता है वो एंडोक्राइन पार्ट होता है। ठीक। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन रिलेटेड डिजीज़ेज़ होती हैं उनको डील करते हैं और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही डायबिटीज़ का डॉक्टर होता है। ठीक है। जो एंडोक्राइन हार्मोन रिलेटेड डिजीज़ेज़ हैं वो डायबिटीज़ है, वो मोटापा है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें डायबिटीज़, मोटापा, यूरिक एसिड, आपके कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा होना, इसके अलावा थायराइड हार्मोन प्रॉब्लम, मेल हार्मोन्स रिलेटेड इरेक्टाइल डिसफंक्शन, फर्टिलिटी इश्यूज़, फीमेल हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम, पॉलीसिस्टिक ओ सब इससे रिलेट। जी, ये सारे एंडोक्राइन हार्मोन से हैं और एंडोक्राइन हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ही डील करता है और ये मेडिसिन की एक सुपर स्पेशलिटी है जो मेडिसिन के बाद एंडोक्राइन में स्पेशलाइज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी जो एक नॉर्मल लोगों में होता है कि आम तौर पे देखेंगे बिल्कुल दुबले-पतले लोग होंगे, लेकिन एक दिन टेस्ट करवाते हैं, मैं अगर यहाँ से शुरू करूँ, टेस्ट कराते हैं तो पता लगता है जी वो प्री डायबिटिक हो गए हैं या डायबिटीज़ हो गई है। और उनकी फ़िज़ीक ऐसी नहीं होती कि कोई मोटापा है या कोई ऐसी चीज़ है। शायद कई लोगों की तो फैमिली हिस्ट्री भी नहीं होती, लेकिन एकदम पता लगता है जी कि वो डायबिटिक हो गए। ये क्या वजह बन जाती है? एक्चुअली डायबिटीज़ मेनली 3 किस्म की कंसिडर की जाती है, टाइप 1, टाइप 2 और गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 वो होते हैं जिनमें इंसुलिन होती नहीं है, बिल्कुल ना होने के बराबर होती वो मतलब वो बच्चों में भी। जी, वो यंग एज में भी होती है, लेटर पार्ट ऑफ द एज में भी होती है, जिसको हम लाडा के नाम से कहते हैं, लेटेंट ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ है जो 90% लोगों को है और जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब आपने कहा एक पतला-सा बंदा होता है, इसमें ना 2 किस्म के पतले से बंदे होते हैं। आपको पतला बंदा ज़रूर नज़र आएगा लेकिन उसका पेट निकला हुआ होगा, पेट मोटा होगा। मोटापा भी 2 किस्म का होता है, एक पेरिफेरल ओबेसिटी होती है, एक सेंट्रल ओबेसिटी होती है। सेंट्रल ओबेसिटी मीन्स टमी ओबेसिटी, आपका पेट मोटा होता है। आपके वजूद पतला है लेकिन पेट मोटा। पेट मोटा है, पेट मोटा है तो पेट में जितने ऑर्गन्स पड़े हैं, लिवर है, फैटी लिवर है, पैंक्रियाज पे भी फैट होगी, आपकी इंटेस्टाइन, पूरे पेट के ऑर्गन्स पे फैट होगी। वो जो ऑर्गन फैट होती है
जो टमी ओबेसिटी है, सेंट्रल ओबेसिटी है, एक्चुअली यही वजह है टाइप 2 डायबिटीज़ की, मोटापे की, यूरिक एसिड की, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड का ज़्यादा हो जाना और फिर फर्दर हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक की कॉम्प्लिकेशंस में बंदा पतला ज़रूर नज़र आ रहा होता है, लेकिन आपने उसका पेट देखना है कि उसका पेट पतला है या मोटा है। ठीक है। उस पे डिसाइड होता है उस पे डिसाइड होता है कि उसको सेंट्रल ओबेसिटी अगर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो टाइप 2 डायबिटिक होगा। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ जो नॉर्मल आती है कि अगर किसी शख्स में ये कोई प्री डायबिटिक हो गया है, तो या प्री चले डायबिटीज़ से पहले प्री डायबिटिक हो गया, तो क्या ऐसा है कि वो बहुत एहतियात करे तो बच सकता है डायबिटीज़ से? ये फिर उस पे आप ले जाते हैं? मुनीब भाई, बहुत अच्छा सवाल है। आपके तवज्जुह से मैं ऑडियंस को ये बताता चलूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ में प्री डायबिटिक स्टेज भी और इवन आप डायबिटिक भी हो जाएँ, तो विद इन 5 ईयर टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। ये रिमिशन में चली जाती है, रिवर्स हो जाती है और अगर आप अपना एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखते हैं, तो अगले 30, 40, 50 साल आपको डायबिटीज़ नहीं होगी। ये आप पे डिपेंड करता है। मैं फिर दोबारा वही टमी ओबेसिटी रिलेटेड है टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ। अगर टमी वेट नहीं है, हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, आप खाना ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, खाने के लिए नहीं ज़िंदा रहते, अन्य नहीं खाते, तो आप बग़ैर डायबिटीज़ के ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। अर्ली टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्सल पॉसिबल है, प्री डायबिटिक स्टेज में भी बिल्कुल रिवर्सल पॉसिबल है और बहुत ही आसान तरीका है। उसमें लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ मेडिसिन्स भी हैं, जो टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करती हैं। अच्छा, ये जब नॉर्मली होता है, लोग आपके पास आते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, जो डायबिटीज़ के अंदर आपने बताया इसके साथ एसोसिएटेड बहुत से प्रॉब्लम होते हैं। एक तो आपने बता दिया कि जी वो एक पतला बंदा है लेकिन पेट बड़ा हुआ है तो उसके अंदर ये होगा। आपके मुशाहिदे में या आपके सामने ऐसे भी पेशेंट्स आते होंगे हू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फिट लेकिन वो डायबिटिक हो जाते हैं। ये भी होता है कि जी बंदा बिल्कुल फिट है लेकिन फिर भी डायबिटिक हो गया या ये नहीं हो या ऐसा नहीं होता? देखिए, पूरी तरह तो फिट वो नहीं है। अगर पूरी तरह वो फिट होता तो उसको डायबिटीज़ ना होती। फिर ठीक अगर किसी को डायबिटीज़ हुई है तो डिपेंड करता है टाइप 1। अब टाइप 1 है तो उसका आपकी फिट रहने के साथ इतना रिलेशन नहीं होता, आपके लाइफ़स्टाइल के साथ, आपकी डाइट से, क्योंकि वो ऑटो इम्यून है। अच्छा। ऑटो इम्यून है तो उसमें आपकी अपनी बॉडी आपकी अपने पैंक्रियाज को डैमेज कर देगी। आपके पैंक्रियाटिक सेल्स जो हैं वो इंसुलिन नहीं बना रहे होंगे। जब इंसुलिन नहीं बना रहे होंगे तो ऑब्वियसली शुगर लेवल बढ़ जाएँगे। हुँ। उसका लाइफ़स्टाइल से इतना रिलेशन नहीं है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका लाइफ़स्टाइल से रिलेशन है। फिर आपका लाइफ़स्टाइल में सिर्फ़ खाना-पीना मैटर नहीं करता, आपकी स्लीप मैटर करती है, आपका स्ट्रेस लेवल मैटर करता है, आपका वर्कलोड जो है उसकी वज़ह से जो स्ट्रेस आप पे पड़ता है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। हुँ, हुँ। इसके अलावा डायबिटीज़ और बहुत सी बीमारियों की वजह से, जैसे कुशिंग सिंड्रोम हो गया, इस तरह की स्टेरॉइड इंड्यूस होती है, उसकी वजह से भी हो सकती है। लेकिन अगर किसी का हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, इवन उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है, हम साउथ एशियंस हैं, एक ये रिस्क फैक्टर्स भी हैं हमारे लिए। हुँ, हुँ। अगर आपका लाइफ़स्टाइल हेल्दी है ना, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल मीन कि अगर आप मुनासिब खाना खाते हैं, पागलों की तरह नहीं खाते और अगर आप कोई बुनियादी सी वॉक करते हैं और आपने अपने स्लीप पैटर्न ठीक रखा हुआ है, तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल, जैसे आपने कहा, आप इस्लामिक तरीके से खाना खा लें, हमारा दीन बड़ा कुछ सिखाता है, जो थोड़ी-सी भूख छोड़ के आप अपना खाना खाएँ। ये 2 चारने वालों की भूख है, छोड़ दें। आप अर्ली डिनर करें, जैसे इस्लाम में है कि आप तकरीबन इशा से पहले अपना डिनर कर लें। मगरिब और इशा के बीच में। जी, बिल्कुल अपना डिनर कर लें ताकि आपके सोने में और डिनर में कुछ 2 से 3 घंटे का टाइम हो ताकि खाना आपकी गट में चला जाए। अच्छा, ये जो एक प्रॉब्लम होता है कि कुछ लोग डायबिटिक नहीं है, लेकिन उनका मेटाबॉलिज़्म पहले जवानी में ठीक रहा है, लेकिन बाय द टाइम वो मिड लाइफ़ को हिट करते हैं, 35 या 40 ईयर्स पे जाते हैं, तो मेटाबॉलिज़्म स्लो हो गया है, वैसे ही बड़े लेथार्जिक हो गए हैं। मोटे नहीं हुए लेकिन लेथार्जिक हो गए हैं, मेटाबॉलिज़्म भी स्लो हो गया है और कुछ छोटी-सी चीज़ से वेट गेन हो रहा है। वो क्या वजह होती है कि मेटाबॉलिज़्म। देखिए, मेटाबॉलिज्म जो है ना, इसमें बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। आपकी एजिंग जो है ये भी इन्वॉल्व होती है। आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा।
अगर आपका मसल मास कम हो रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। आपके खाने-पीने के पैटर्न्स कैसे हैं, ठीक है ना? आप देखें इस्लाम में ना 2 ही खाने हैं, एक ब्रेकफ़ास्ट है और एक अर्ली डिनर है। दरमियान में आप कुछ स्नैक लें। अगर आप फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं और हैवी मील्स लेते हैं, तो वो भी आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज़्म को इफ़ेक्ट करते हैं। फिर आपकी डाइट में अगर प्रोटीन डाइट कम है और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, जैसे लोग रोटी-चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रोटीन डाइट ज़्यादा होगी तो आपका मसल मास ज़्यादा होगा, मसल मास ज़्यादा होगा तो वो और डेफ़िनेटली आपका मेटाबॉलिज़्म भी फ़ास्ट होगा। फिर लाइफ़स्टाइल कैसा है, आप कितने एक्टिव हैं, एक्सरसाइज़ कितनी है, वो भी मेटाबॉलिज़्म को इफ़ेक्ट करती है। फिर आपका स्लीप पैटर्न, ये डाइट, ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिज़्म को इफ़ेक्ट करती हैं। सिर्फ़ एक मोटापा नहीं है एक चीज़, मोटापा जब होता है तो ऑब्वियसली फ़ैट कंटेंट आपकी बॉडी का बढ़ता है, मसल मास डिक्रीज़ हो रहा होता है, बॉडी स्विच करती है। जो बॉडी एक हम टर्म यूज़ करते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी ये चीज़ होती है कि बॉडी ने स्विच करना होता है, ग्लूकोज़ वो यूज़ कर रहा होता है बॉडी एज़ एनर्जी, तो उससे उसने फैट के ऊपर स्विच करना होता है। अब देखिए माह रमज़ान आजकल चल गया है, तो इसमें जो आपकी बॉडी होती है ना, वो ग्लूकोज़ यूज़ करती है, जो ग्लूकोज़ स्टोर होता है ग्लाइकोजन फॉर्म में, ये 6 घंटे तक ये रिज़र्व चलता है। ठीक। 6 घंटे से ज़्यादा हो तो आपकी बॉडी स्विच कर जाती है। कार्ब्स खत्म हुए, पहला सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। तो फैट पे स्विच करेगी। अब इसको कहते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। ये जितनी अच्छी होगी, जितना आपका मसल मास ज़्यादा होगा, जितनी एक्सरसाइज़ ज़्यादा होगी, आपकी स्लीप नींद पूरी है, तो आपकी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होगी। आपका अगर वज़न बढ़ा हुआ है, आप नींद पूरी नहीं करते, स्ट्रेस्ड हैं, आप में इंसुलिन रेज़िस्टेंस ज़्यादा है, तो मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, वो स्विच नहीं करता। वेट भी फिर इसी तरह। और बिल्कुल इसी इसी तरह बढ़े। अच्छा, ये जो अभी आपने एक बात की, वो पाकिस्तान के अंदर तो हमने रिसेंटली देखा कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस जिन लोगों की हुई, और मुझे मतलब पर्सनली भी पता है कि जैसे मरीम नवाज शरीफ हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब है, जी। उन्होंने पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उन्होंने खुद एक दो दफ़ा जिक्र किया कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करती हैं और बड़ी एग्रेसिव इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। एक तो रोज़े में तो हम वैसे भी इंटरमिटेंट फास्टिंग है ना, अगर देखा जाए आजकल हम या रमज़ान में हमने देखा है, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल जो मोड ऑफ लाइफ है उसके अंदर ये हेल्दी एक्टिविटी है कि आप बार 10-10 8-8 घंटे कुछ ना खाएं, और ये उसके अंदर एक गैप आए आपके खाने के अंदर और आपका वेट जेन्युइन तरीके से लूज होगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत हेल्दी एक्टिविटी है और ये हमारे रोज़े से ही इसको लिया गया है। जो अंग्रेज़ है, गोरा है, उसने इसको हमारे रोज़े से इसको डिराइव किया और हमारी चीज़ों पे वो रिसर्च करते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी जो होती है ना, उसमें आपकी बॉडी अब पूरी जो होती है वो डिटॉक्स हो रही होती है। जितनी भी कोई चीज़ें एक्स्ट्रा बनी हुई हैं, इवन कि कैंसर सेल्स भी अगर किसी में कोई टेंडेंसी है, तो वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है ना? तो ये जो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या रोज़ा हो, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। अच्छा। ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। फिर वही बात है कि जो ग्लूकोज़ है ना, जो मीठा है, वो आपके बैक्टीरिया भी उसमें ज़्यादा ग्रो करते हैं, उसमें कैंसरस सेल्स भी ज़्यादा ग्रो करते हैं उस एटमॉस्फियर में। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, कार्ब्स ख़त्म हो जाएँगे। कार्ब्स के बाद फैट की बारी आएगी, जो एक्स्ट्रा फैट होगी वो भी यूटिलाइज़ हो जाएगी, तो पीछे बच क्या जाएगा? आपके पास बॉडी में प्रोटीन्स, मसल मास बच जाएगा। हुँ। और साथ-साथ अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ अगर आप अपनी हेल्दी डाइट रखते हैं जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं, तो दे आर मोर हेल्दी। अच्छा, ये एक जो नॉर्मल लोगों का ये भी होता है, ओ जी इतनी देर पेट खाली रहेगा, जी तेज़ाबियत हो जाएगी, मुझे एसिडिटी का प्रॉब्लम है, वो एसिड रिफ्लक्स हो जाएगा। ये भी तो है ना, खाली मैदा आप रखें सारा दिन, वो भी तो एक असर होता नहीं है? ये तेज़ाबियत और ये खाली मैदा उन्हीं को होता है जिन लोगों की लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी है। मोस्टली लोगों को आप देखें ना, वो पीपीआईज़ पे होते हैं, कोई इस तरह की मेडिसिन ले रहे होते हैं, ओमेप्राज़ोल वगैरह कि हमें जलन हो रही है, हमने कैप्सूल ले लिए। मैं अपने पेशेंट को कहता हूँ कि आप आधे घंटे की डेली वॉक कर लें, आपका ये तेज़ाबियत वाला मसला वैसे ही हल हो जाएगा।
ठीक है ना। और जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपकी ऑटोफेजी होती है, आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें बॉडी में जो फजूल चीज़ें बनी हुई होती हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं हम्म। ऑटोफेजी के नतीजे में। और ये तेज़ाबियत वाला मसला जो होता है ना, ये आपका खाली पेट रहने से नहीं होता। जिनको वो ड्यूडिनल अल्सर हो या इस तरह की चीज़ें हो, तो उनमें ये वाली एपिसोड्स होती हैं, लेकिन वो उसकी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो हमारा एक बड़ा एक ग्रोइंग कंसर्न है जी पेरेंट्स का होता है कि जो छोटे बच्चे हैं, लेट्स से 8 9 10 11 साल के, आपको पता है ज़्यादा वो जंक फूड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। जितना मर्जी आप बच्चों को कर लें, द मोमेंट वो एक ख़ास एज के अंदर जाते हैं, उन्होंने स्कूल में कैफेटेरिया में भी जाना है, पिज़्ज़ाज भी खाने हैं, बर्गर्स भी खाने हैं, जितनी फ्राइड आइटम्स है खानी है, वो एक ओबेसिटी का कॉज बनते हैं बहुत से बच्चों के अंदर। पेरेंट्स स्ट्रगल कर रहे होते हैं इस चीज़ को, जी बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आ रहा होता इतने छोटे बच्चे को, आप वो बहुत मोटिवेट भी नहीं कर सकती कि चलिए जाओ एक्सरसाइज करो, कभी वो कर लेगा नहीं करेगा। उसका क्या आपके पास को होता है कि बच्चे पेशेंट पेरेंट्स आते हैं कि चाइल्ड ओबेसिटी के इश्यूज हैं? जी, चाइल्ड ओबेसिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, और बच्चों में कुछ तो होती हैं जो सिंड्रोमिक होती हैं। उस सिंड्रोम या जेनेटिक्स रिलेटेड उनकी ओबेसिटी होती है, वो बड़े ना होने के बराबर है। जो मोस्टली केसेस आजकल आ रहे हैं, वो वही मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले हैं, जो लाइफ़स्टाइल के साथ, जिसमें लैक ऑफ एक्सरसाइज़ और डाइट की वजह से। अब डाइट में भी 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक क्वांटिटी आ जाती है, एक क्वालिटी आ जाती है। अब बच्चों के लाइफ़स्टाइल चेंज हो गए। मेरे बचपन में तो हमें मार पड़ती थी खेलने की वजह से, कि हम 2-2 3-3 गेम्स खेलते थे। घर वाले कहते थे कि जी आप पढ़ाई नहीं करते, आप सारा दिन ग्राउंड में खेलते रहते हैं। अब बच्चों को मार पड़ती है कि जाके आप खेलें। अब वो मोबाइल पे बैठे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं। लाइफ़स्टाइल चेंज होगी। तो हमें चाहिए कि बच्चों के एक तो उनको गेम्स, फिज़िकल गेम्स की तरफ लगाएँ, नंबर 1। नंबर 2, उनकी डाइट की क्वालिटी। ज़्यादा खाना चले, बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, ज़्यादा खाता है, उसके लिए अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो ब्रॉयलर खा रहा है, वो गंदे घी खा रहा है, उसको दूध खालिस नहीं मिल रहा, ठीक है ना? आप जितने डब्बे वाले दूध ले लें, इसमें से शायद कोई एक आधा ही दूध है। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पड़ी है, ठीक है ना? जिसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एनालिसिस किया था डब्बे वाले दूध का, और मोस्टली 99% दूध ठीक नहीं थे, 1-2 दूध थे जो अ, डब्बे वाला, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, डब्बे वाला दूध एक तो है डॉक्टर साहब जिसकी लॉन्ग लाइफ है, कि लेट्स से वो शेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा है। जी। वो मैं नाम नहीं लेंगे, लेकिन जी, बिल्कुल। मतलब वो महीना 15 दिन 20 दिन 1.5 महीना वो शेल्फ लाइफ उसकी है। कुछ ऐसे हैं जो कि उनकी शेल्फ लाइफ कम है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन है, वही वही ठीक दूध है, वही ठीक दूध है वही ठीक दूध। जिसका लाइफ कम है। जिसकी 4 से 5 दिन लाइफ है, अब नाम लेना अच्छी बात नहीं है, ठीक। ठीक है ना? तो वही सही दूध है। और उस जो सुप्रीम कोर्ट में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पड़ी है, उसमें वही दूध ही है जो ठीक निकला। ओके, और बाकी सारा और जिस दौर में वो रिपोर्ट की गई, उस दौर के साहिब इक़्तिदार लोगों के दूध ठीक नहीं निकले उस रिपोर्ट में। अब नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो रिपोर्ट पढ़ी है, लोग रिपोर्ट ऑनलाइन भी शायद मिल जाए, लोग पढ़ लें। अच्छा। और ये एक कंसर्न है। तो जब बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम है, जी ओबेसिटी आ गई है, तो आप क्या एडवाइस करते हैं पेरेंट्स को कि कट डाउन करें जंक फूड को या क्या करें? देखिए, बच्चे जब हमारे पास आते हैं, हम बच्चों को, हम पेरेंट्स को कहते हैं कि आप इनको खुद हाथ से पकड़ के लेके जाएँ, इनके साथ खुद वॉक करें, इनको टाइम दें, इनको प्लेग्राउंड्स में लेके जाएँ। जब उनकी फिज़िकल एक्टिविटी होगी, बेहतर होगी। और बिलीव मी, छोटे बच्चे आते हैं, 11, 12, 13 साल के आते हैं, और उनके फैटी लिवर्स होते हैं, उनकी नेक के ऊपर डिस्कलरेशन होती है, जिसको हम कहते हैं एकेंथोसिस निग्रिकेंस, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस का साइन है, जो 30-40 साल की उम्र के लोगों में हमें नज़र आता था, अब बच्चों में नज़र आता है। ब्लैकिश ब्राउनिश कलर की उनकी नेक्स होती हैं, एकेंथोसिस बना होता है। और उसकी वजह यही होती है कि उनमें इंसुलिन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, मोटापा होता है, और वो अर्ली अर्ली लाइफ में टाइप 2 डायबिटिक हो जाते हैं। इवन यंग एज में 15 साल 18 साल की एज के लोग जो होते हैं ना, टाइप 2? बच टाइप 2, उनके प्री डायबिटिक, उसमें उनके रिजल्ट HbA1c आ रहा होता है। और उसकी वजह भी यही 2 हैं, कि एक तो ना खालिस खुराक मिलती है, ठीक है ना? अपनी डाइट के लिए कोई मेहनत नहीं करता, ठीक है ना? आप सब्जियों को देख लें, वो गंदी सब्जी हैं, गंदे पानी में उगाई जाती हैं ताकि उनका साइज़ इंक्रीज़ हो।
आप बाकी क्वालिटी ऑफ फूड्स जो मिलते हैं, मसाला जात मिलते हैं, उनमें मिलावट होती है। अडल्ट्रेशन है। हाँ जी, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, तो ये चीज़ें हेल्दी नहीं हैं, ठीक है ना? आप यकीन मानिए इस वक़्त हर चौथे पाँचवें बंदे को डायबिटीज़ है, पेट का मोटापा है, ठीक है ना? आज से 25-30 साल आप पहले चले जाएँ, ये चीज़ें आपको नज़र नहीं आती थी। क्यों नज़र नहीं आती थी? एक तो लोगों के लाइफ़स्टाइल थे, लोगों में वॉक थी, साइकिल चलाते थे, पैदल जाते थे। अब वही मोटर बाइक पे या गाड़ी पे लोग यूज़ करते हैं। उस वक़्त क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत अच्छी थी। अब क्वालिटी ऑफ फूड भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है और उसके लिए ना हम अवाम मेहनत करते हैं, ना गवर्नमेंट मेहनत करती है, कोई भी नहीं करता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी कॉमनली हम इस्तेमाल कभी आपने दूध का तो बता दिया। जी। एक चीज़ जो हर घर में इस्तेमाल होती है वो है कि जो हम ये फार्मी चिकन खाते हैं, मुर्गा गोश्त खाते हैं। बहुत अभी रिसेंटली लोगों में आया कि नहीं ऑर्गेनिक चिकन खाएँ, और ये भी आप समझते हैं इट इज़ वन ऑफ द कॉज़ कि जो न्यूट्रिशन एक मीट से मिलनी चाहिए, ये भी प्रॉब्लम होता है कि ये जो फार्मी गोश्त खाते हैं मुर्गे-शुर्गे, ये भी कॉज़ ऑफ देखिए, ब्रॉयलर हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है। बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ठीक है ना? अब एक चिकन है, उसको बंद करके आप एक ऐसी खुराक दे रहे हैं जो खुराक के बारे में भी आप अगर जान लें तो वो हेल्दी नहीं है। और उस ब्रॉयलर की कंडीशन देख लें कि वो 2 कदम खुद नहीं चल सकता। अच्छा। 2 आप देखें, ब्रॉयलर 2 कदम चलता है, गिर जाता है। उनके इतने ज़्यादा वेट होते हैं, ठीक है ना? उनकी डाइट हेल्दी नहीं है। अब एक और चिकन है, ठीक? इवन कि वो आप ब्रॉयलर का चूज़ा ले लें, आप उसको छोड़ दें खुली जगह पे, वो भागे-दौड़े, वो जिस तरह गाँव में ऑर्गेनिक तरीके से जो फ्री रेंज की में मुर्गियों को बड़ा किया जाता है, उसी ब्रॉयलर को ही आप बड़ा कर लें ना, तो कुछ लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं और उसको ऑर्गेनिक ब्रॉयलर का नाम दे रहे हैं। वो हेल्दियर है एज़ कम्पेयर टू उस ऑर्गेनिक के जिसने गंदी खुराक खाई है, जिसकी खुराक में बस मत ही पूछें क्या-क्या शामिल है। ठीक है ना? तो ब्रॉयलर इस वक़्त बहुत बड़ी वजह है मोटापे की भी, फैटी लिवर की भी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ की। जो यंग गर्ल्स में पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का प्रॉब्लम आता है, हुँ, हुँ। जिसकी वजह से उनकी मेंसेस इर्रेगुलर हो जाते हैं, एक्नी होती है, उनके चेहरे पे बाल आते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। और फिर वो फैमिली लाइफ। जी, फिर उसी ब्रॉयलर को ही प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके जो चीज़ें बनाई, डिफरेंट कंपनीज़ प्रोसेस चीज़ें बेचती हैं। अब आपको क्या पता कि उनकी क्वालिटी कैसी है, और क्वालिटी चेक हमारे मुल्क में है ही नहीं। बट ये डॉक्टर साहब फिर जो आप बता रहे हैं इसका मतलब है, अब एज़ अ डॉक्टर अगर आप बता रहे हैं कि जितनी हम ये फास्ट फूड खाते हैं, इसमें तो फिर मोस्टली ये ब्रॉयलर चिकन जी, इस्तेमाल, बिल्कुल। मुझे तो नहीं लगता कि वो ऑर्गेनिक कर। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप देखें ना, अब उस एक तो ब्रॉयलर बुरा, फिर आपको उस किस घी में आप उसको फ्राई करते हैं। आप देख लें ना, आपका एक हैप्पी मील मिलता है, एक ब्रांड है जो हैप्पी मील भेजता है बच्चों को। अब उसका नाम हैप्पी मील उसने क्यों रखा है? वो इसलिए हैप्पी मील नाम रखा है कि व्हेन यू ईट दैट मील यू फील हैप्पी। व्हाई यू फील हैप्पी? हुँ। उस उस ब्रॉयलर को या उस खाने को कुक किया जाता है ट्रांस फैट में। जो खाना भी ट्रांस फैट में कुक किया जाएगा, उसके खाने से आपकी बॉडी में हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, एपिनेफ्रिन, ये थोड़े से ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। हुँ। तो आप जब वो खाना ट्रांस फैट कुक्ड खाना खा रहे होते हैं, तो वो आपकी अब यू फील हैप्पी, ठीक है? इसीलिए वो इट हैज़ अ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। हाँ, गोरा बड़ा शान है, उसने फिर अपना नाम भी उसका हैप्पी मील रख लिया। साथ आप वो ब्लैक ड्रिंक पी रहे होते हैं तो यू फील मोर मच हैप्पियर, हाँ, सही, सही। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए तो आप हैप्पी फील हो करो, जाते हैं। लेकिन वो आपकी फिर आगे प्रॉब्लम्स बहुत होती अच्छा, ये कितना बड़ा मिथ है, इससे पहले कि हम वो एक बड़ा अहम इशू है जो थायराइड का, और असल जो वेट लॉस के बारे में मैंने आपसे पूछना है, जो आजकल एक नया ट्रेंड है। मुझे ये बताएं कि ये बड़ा मिथ है कि नहीं ये देसी घी बड़ा बुरा होता है सेहत के लिए, बड़ा इससे कोलेस्ट्रॉल लेवल कहीं चला जाएगा और आपके को नहीं खाना चाहिए ज़्यादा। देसी घी और कोकोनट ऑयल 2 ऐसे ऑयल्स हैं, ये घी हैं, जो जितना मर्ज़ी टेम्परेचर हो जाए अपनी स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते, और दोनों बहुत ही बेनिफिशियल हैं, और इनसे अच्छा घी कोई भी नहीं है। अच्छा। एंड देसी घी इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। इससे आपकी हेल्थ पे अच्छे इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। देखें, हर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ को आप एक कंट्रोल तरीके से यूज़ करें,
तो आपके लिए हेल्दी है। अगर घी में आप पूछ रहे हैं तो देसी घी और कोकोनट ऑयल सबसे अच्छे हैं, अपनी स्ट्रक्चर नहीं चेंज करते। ओलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है, लेकिन ओलिव ऑयल को आप हीट नहीं कर सकते। आप हीट करेंगे उसको, वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, वो नॉर्मल घी में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फिर हम करते हैं कि नहीं हांडियों में पकाते हुए, यदि ऑलिव ऑयल में बनी है तो वो तो होगी गर्म, तो वो तो स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। मेरे ख्याल में जो जितना मुझे इसके बारे में नॉलेज है उसके मुताबिक ओलिव ऑयल को आप अपना खाना प्लेट में डालें ओके। और उसके ऊपर ओलिव ऑयल डालें। जैसे सैलेड ड्रेसिंग की। जी, सैलेड ड्रेसिंग के लिए आप करते हैं। ये जो लोग कहते हैं ये एक्स्ट्रा वर्जन है और ये वर्जन है और ये दूसरा है, एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब ये होता है कि आपने तोड़ा, ठीक सीड तोड़ा, फौरी निकाल लिया, दैट्स द एक्स्ट्रा वर्जन। ठीक। 4 से 6 घंटे में निकाल लिया तो दैट्स द वर्जन। अगर 1 दिन बाद उसी सीड से आपने निकाला तो वो आम ऑलिव ऑयल बन जाता है, ठीक है ना? ये डिफरेंस है। बाकी आप ऑलिव ऑयल को हीट ना करें, आप उसको खाने के ऊपर डालें। मैं अपना पराठा बनवाता हूँ, मैं अपने कुक को कहता हूँ देसी घी अंदर लगाए उसके, वो जब बन जाता है, रेडी हो जाती है, वो रोटी उतारता है पीछे, उतारने के बाद उसके ऊपर ऑलिव ऑयल अच्छी तरह लगा देता है। वो ऑलिव ऑयल हेल्दी है और ये हम्म, ऑलिव ऑयल ये आपके लिवर के लिए अच्छा है, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपकी मैन पावर के लिए अच्छा है। हम्म। और ये ऑलिव ऑयल चाहे थोड़ा भी करता है, ये वेट लॉस इंजेक्शन वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, आपके वो GLP-1 वाला इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो आपके पास डॉक्टर जो पेशेंट्स हैं वो इसके लिए भी आते हैं कि यदि ये जो थायराइड डिसफंक्शन है, ये क्या ट्रिगर करता है? ये जो अब नेचुरली कुछ लोग होते हैं कि एकदम पता लगता है कि उनकी खुराक भी ज़्यादा नहीं है, अपनी तरफ से वॉक भी कर रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी गर्दन हो गई है, ओबेसिटी आ गई है, पेट फूल गया है और बड़ा अजीब किस्म की मोटापा आ गया है, ये किस वजह से ट्रिगर? आपकी नेक में थायराइड ग्लैंड पड़ा है, जो थायराइड हार्मोन बनाता है। ठीक है। ठीक है, थायराइड अल्लाह की तरफ से। अल्लाह के थायराइड हार्मोन आपकी पूरी बॉडी को चाहिए। आपके हर सेल्स में थायराइड हार्मोन की ज़रूरत है। अगर थायराइड हार्मोन में 2-3 किस्म की डिजीज़ होती हैं, या थायराइड हार्मोन कम बन रहा होता है जिसमें वेट गेन होता है मेनली। थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा हो जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, उसमें वेट लॉस होता है, या फिर थायराइड कैंसर्स होते हैं। ये 3 मेन डिजीज़ेज़ होती हैं, ठीक है ना? जो हाइपोथायराइडिज्म है उसमें वेट गेन होगा, आप लेथार्जिक होंगे, आपकी बॉडी स्वेल कर जाएगी, आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होंगी, हेयर लॉस होगा, हम्म, इवन कि आपका हार्ट फेलियर भी हो सकता है इन द एंड, हम्म। थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से। तो ये एक एसेंशियल हार्मोन है आपकी बॉडी में। अगर किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, तो मेरा मानना तो ये बीमारी नहीं है, ये एक ज़रूरत है थायराइड हार्मोन। अगर आपका थायराइड हार्मोन ग्लैंड बना नहीं रहा, हम्म। आप बाज़ार से ख़रीद के पूरा कर लें। बहुत से लोग होते हैं दवाई लेते हैं, छोड़ देते हैं कि अब ठीक हो गया, लेकिन ये आपकी ज़रूरत है, जिस तरह पानी ज़रूरत है, खाना ज़रूरत है, थायराइड हार्मोन भी ज़रूरत है। ये आपने एक मुनासिब मिकदार में लेना है और अब अपने ब्लड लेवल्स एक नॉर्मल रेंज में रखने हैं। अगर वो नॉर्मल रेंज में है तो आप बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हैं। अच्छा, और ये नॉर्मली जो थायराइड डिसफंक्शन के लिए आप साथ पास लोग आते हैं, आप उनको फिर ड्रग्स मेडिसिन देते हैं टू ऑब्वियसली टू कंट्रोल? जी, बिल्कुल। अगर उसमें थायराइड हार्मोन की कमी है तो थायरॉक्सिन दी जाती है, ठीक है ना? और अगर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बन रहा है तो उसके लिए न्यूमेरकाज़ोल और इस किस्म की मेडिसिन्स हैं वो यूज़ की जाती हैं, इवन कि रेडियो एब्लेशन भी की जाती है। अगर थायराइड कैंसर है तो फिर उसके लिए सर्जरी की जाती है। ओके। अच्छा, अब डॉक्टर साहब ज़रा, जो एक आजकल बड़ा एक बूमिंग चीज़ है वो है कि वेट लॉस के ड्रग्स जो होते हैं, ये जो कुछ मेडिसिन में टैबलेट्स की सूरत में होंगी, इंजेक्शंस की बहुत बात की जाती है। रिसेंटली हमने देखा एक नया फिनोमेना है, फलाना का ट्रांसफर ओज़ेम्पिक लगाया है, जी। इंजेक्शन लगाया है। एक तो पहले ये बताएं कि ये जो वेट लॉस वाला काम है वो नया तो नहीं है, पहले से भी लोग इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी बात करते हैं। ये वेट लॉस ड्रग्स क्या होती हैं जो मेडिसिन की सूरत में पहले मेथी खाएं, और अभी भी आप मार्केट में देखें ना, आप जी। अगर फेसबुक खोलें या कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलें, हजारों पेजेस होंगे जिनके अंदर आ रहा होगा नहीं कि ये मेडिसिन ले लें तो इससे वेट गिर जाएगा, ये डिटॉक्स वाटर ले लें तो इससे वेट गिर जाएगा। रियलिटी क्या है? देखिए, वेट लॉस के लिए 3 चीज़ें हैं, डाइट, एक्सरसाइज़ और
मेडिकल ट्रीटमेंट। उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में आपकी मेडिसिन्स भी आ जाती हैं, आपकी सर्जरी भी आ जाती है। मेडिसिन्स में जो सबसे ज़्यादा जो आजकल इंजेक्शंस यूज़ हो रहे हैं, वो इंजेक्शंस हैं क्या? उनके अंदर कुछ हार्मोन्स हैं, लाइक GLP-1, GIP, मोunjaro के अंदर ये 2 हार्मोन्स हैं। तो ये आपकी इंटेस्टाइन जो है, ये दोनों हार्मोन्स बनाती है। जो लोग मोटे हो जाते हैं, जिनके पेट मोटे होते हैं, टमी सेंट्रल ओबेसिटी होती है, डायबिटिक होते हैं, उनमें ये वाले हार्मोन्स कम बन रहे होते हैं। इन हार्मोन्स के कम बनने की वजह से एक इंक्रेटिन इफेक्ट होता है, वो नहीं प्रोड्यूस हो रहा होता। तो ये इनका बहुत ज़्यादा रोल है डायबिटिक होने में। इनकी कमी की वजह से कोई भी बंदा जब नॉर्मल बॉडी वेट जो उसकी हाइट के मुताबिक होता है, अगर उससे वेट बढ़ा लेगा, 5-10 किलो बढ़ा लेगा, उसमें ये हार्मोन्स कम बनेंगे। हम क्या करते हैं, यही हार्मोन्स जो आपके नहीं बन रहे होते या कम बन रहे होते हैं, यही बाहर से देते हैं, और इनके देने से आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। जब ये कम बन रहे होते हैं तो बॉडी में इनके काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स होते हैं, GLP-1 और GIP वेट मैनेज करते हैं, कम करते हैं। जब ये कम बन रहे होंगे तो इनके अपोजिट हार्मोन इंसुलिन, ग्रेलिन, ग्लूकागॉन, ये ज़्यादा बनना शुरू हो, ये वेट गेन कराते हैं। इसके अलावा लेप्टिन रेजिस्टेंस हो जाती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस ख़त्म हो जाती है, आपको एकदम से भूख लगती है। मतलब जो होता है कि बस एकदम जी, बिल्कुल। आप और आपको पता नहीं चलता वेयर टू जी, बिल्कुल। तो ये हार्मोन्स का इम्बैलेंस हुआ हुआ होता है। तो वेट लॉस जो ट्रीटमेंट वेट लॉस का है ना, जब वेट गेन जिन लोगों को हो जाता है, तो उनके वेट गेन होने में लाइफ़स्टाइल का यानी डाइट का और आपकी एक्सरसाइज़ के ना होने का रोल ज़रूर होता है। लेकिन इस कुछ थोड़े से वेट गेन के साथ आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है। बहुत से मरीज़ आते हैं, कहते हैं हम डाइट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वेट नहीं जा रहा। उनका हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, उनका हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है या किसी कुछ हार्मोन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस नहीं हो रहा। हम उनको डायग्नोज़ करते हैं कुछ टेस्ट करवा के, और फिर हम उनको हार्मोन्स देते हैं, उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। बट डॉक्टर साहब एक बात है ना कि जैसे अब आपके पास तो मिड लाइफ के लोग भी आते होंगे, थोड़े ज़्यादा एज के लोग भी, कि मोटापा जिनका इशू है, यंग बच्चे बच्चियां वो आते हैं जी। एक तो ये बताइएगा कि जब आप ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर करते हैं या उनको एडवाइस करते हैं, तो ये तो एक बड़ी वाइड रेंज है ना, जैसे मैंने जिक्र किया जी ओज़ेम्पिक है, मोंजारो का आपने बताया, वो और मेडिसिन गोलियां शोलियां भी होंगी। जी। आम जो एक परसेप्शन है वो ये है कि जी ये जितनी भी आर्टिफिशियल इंटरवेंशंस होंगी बॉडी में, इनका साइड इफेक्ट होगा कोई ना कोई। जैसे मैं एक दोस्त है मेरे, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा यार मैंने वो ज़ेम्पिक शुरू किया था लेकिन मुझे बड़ी बहुत बुरी किस्म की कॉन्स्टिपेशन होगी, तो मैंने उसको बिल्कुल विड्रॉ कर दिया, छोड़ दिया, और इम्पैक्ट आने से पहले ही मैंने छोड़ दिया। सो ये भी तो एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होंगी इन ड्रग्स के साथ जिनकी बात आप। देखिए, दुनिया में जितनी भी ड्रग्स हैं ना, उस सभी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप उनका लीफलेट उठा के देख लें, आप पैनाडोल भी उठाएँगे ना, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स में भी लिवर फेलियर लिखा हुआ है। 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है और बच्चे भी लेते हैं पैनाडोल। हमने नहीं सुना किसी को लिवर फेलियर हुआ है, हो सकता है, ठीक है ना? और ऑब्वियसली रिसर्च डेटा में हुआ है जो उन्होंने उसमें लिखा है। लिखना भी ज़रूरी है एफडीए के अप्रूवल के लिए, कि जो साइड इफ़ेक्ट चाहे लाख में से एक बंदे को भी हुआ है, यू हैव टू राइट इट। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि ये आर्टिफ़िशियल है या नहीं है। देखें, आपकी हार्मोन्स हैं जो आपकी बॉडी में बनते हैं, वो कम बन रहे हैं। आपकी हार्मोन्स लिए गए हैं, सेम अमाइनो एसिड सीक्वेंस है, ठीक है ना? उसी की कॉपीज़ बनाई गई हैं डिफरेंट टेक्नीक से, और वही आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है ना? आप उनका अगर कंट्रोल तरीके से यूज़ करें, सुपरविज़न में यूज़ करें, डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें, तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। अब इसके बेनिफिट कितने, अब एक चीज़ है उसके 99 बेनिफिट्स हैं और एक नुकसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हो। अगर आप सुपरविज़न में करें तो वो भी नहीं होगा आपको। अब इनके मोस्टली साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जीआई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे होते हैं। वो भी पहले वाले 4-6 हफ्तों में वो ज़्यादा होते हैं, उसके बाद वो नहीं होते। ठीक। वो भी बहुत कम लोगों में होते हैं, सभी लोगों में नहीं होते। आपको लाइक नॉज़िएटिंग फीलिंग हो सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है,
आपको डायरिया हो सकता है। आपने कॉन्स्टिपेशन की बात की, एक्चुअली जब ये इंजेक्शन लेते हैं तो आपकी एपिटाइट कम हो जाती है। एपिटाइट कम होती है, दूसरा हमने पेशेंट्स को प्रोटीन डाइट ज़्यादा दे रहे होते हैं। तो पहले खाना खाते हैं तो बल्क ज़्यादा बन रहा होता है। जब बल्क ज़्यादा बनता है तो ऑब्वियसली आपका स्टूल भी पास होता है। एक तो बल्क कम होने की वजह से होता है। तो आइडियल ये होता है जब आप हमारी सुपरविज़न में वेट लॉस कर रहे होंगे, इंजेक्शन लगा रहे होंगे, हम आपको प्रोटीन डाइट के साथ फाइबर्स देंगे। फाइबर्स आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक रखते हैं। तेरा आसान दिमाग है ना, फाइबर्स क्या? फाइबर्स में आप देख लें कि जैसे जौ का दलिया हो गया, वो में बना जी पानी में बना लें। आप इसी तरह ओट्स ले सकते हैं, आप इसबगोल ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं। आप इनके साथ वाटर की क्वांटिटी अच्छी रखेंगे तो वो बल्क बनेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। इसके बाद भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होती है तो वो टेम्पोरेरी होती है, उसके लिए हम 2-3 दिन के लिए आपको सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे देते हैं। ये टेम्पोरेरी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन इन दी लॉन्ग रन आपको फ़ायदा क्या हो रहा है, ठीक है ना? ये आर्ज़ी 2-4 दिन की प्रॉब्लम से डर के अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाते या वेट लॉस नहीं करते तो आपको प्रॉब्लम क्या है? आपका मोटापा है आपके पास। मोटापा, बहुत सारे कैंसर्स मोटापे की वजह से होते हैं। डिप्रेशन मोटापे की वजह से होता है, बहुत बढ़ जाती है डिप्रेशन की परसेंटेज। आपको डायबिटीज़ होती है, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम? ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये जो अभी आपने बताया, ये लेट्स से आपके पास कोई बंदा आता है, वो वजन बढ़ा हुआ है जी, जी। खातून है मर्द है कोई भी, वजन बढ़ा हुआ है, मिड मिड एज आदमी है, लेकिन उसको साथ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस और भी हैं। वो डायबिटिक भी है ऑलरेडी, जी, वो दिल का मरीज भी है, जी बिल्कुल। ठीक है, उसको भी आप ये इंजेक्शन एडवाइस करते हैं? ये इंजेक्शंस डायबिटिक्स में तो अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है और 5 साल के अंदर-अंदर उसकी डायबिटीज़ की ड्यूरेशन है, तो डायबिटीज़ इन इंजेक्शन के साथ रिवर्स भी होती है, नंबर 1। अच्छा। हार्ट की आप बात करें तो हार्ट के लिए ये इंजेक्शन बेनिफिशियल है। एफडीए, फूड ड्रग अथॉरिटी यूएसए ने एक कंपल्शन रखी हुई है कि इन दवाइयों की अप्रूवल के लिए कि आपको अगर ये दवाई अप्रूव करानी है तो आपको सी वॉट चाहिए। सी वॉट एक ट्रायल है, कार्डियोवैस्कुलर आउटकम ट्रायल। अगर उस दवाई का ये ट्रायल हुआ होगा कार्डियोवैस्कुलर, यानी कि उसका दिल पे कैसा असर है, बेनिफिशियल है, नुकसानदेह है या न्यूट्रल है, ठीक है ना? ये जितने भी वेट लॉस इंजेक्शंस हैं ये हार्ट के लिए सी वॉट ट्रायल के अंदर बेनिफिशियल प्रूव हुए हैं। ये दिल को फ़ायदा देते हैं, ठीक है ना? इवन के ये हार्ट की जो पंपिंग की पावर होती है उसको एनहांस करते हैं। मतलब ये उसके लिए ये कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट अटैक होने का रिस्क कम करते हैं, ये बेनिफिशियल है। मतलब ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते किसी भी? और इन इंजेक्शंस के बारे में एक और मिथ ये है, कहते हैं कि ये किडनीज़ खराब हाँ, करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा। कि इनसे बिल्कुल किडनीज़ पे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। किडनीज़ ख़राब किसी की हो सकते हैं तो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकते हैं। जब आपकी एपेटाइट कम होती है तो कुछ लोगों को आदत होती है खाने के साथ पानी पीते हैं, वैसे नहीं पीते, कम पीते हैं। तो हमारे पास तो जो पेशेंट चल रहे होते हैं हम उनको गाइड करते हैं कि आपने 6 से 8 या 8 से 10 गिलास रोज़ पानी के पीने हैं। अपनी वाटर इनटेक अच्छी रखनी है, उससे आपकी स्किन भी फ्रेश रहेगी, आपको पानी की कमी भी नहीं, डिहाइड्रेट भी नहीं होंगे। और उनमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। किडनी ख़राब होने की जो बड़ी वजह है, वो शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो डिहाइड्रेशन है, ठीक है ना? ये वजह हैं। और ये जो इंजेक्शन है, ब्लड प्रेशर पे भी इनका अच्छा इफ़ेक्ट है और डायबिटीज़ पे भी अच्छा इफ़ेक्ट है, इवन उसको रिवर्स कर देते हैं। अच्छा, अब ये बहुत सी चीज़ें हैं ना, बहुत से लोग मोटे हैं, वो कहते हैं नहीं मैं जी लिपोसक्शन करा ली है, मैं करानी है जी, मैंने मेरा पेट बहुत बढ़ा हुआ है, वो बैट्रिक सर्जरी है वो करानी है जी, वो भी होती है ना इधर पाकिस्तान में। जी, बिल्कुल होती है। वो क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसके मुकाबले में कि ये यहाँ आपने टीका लगाया, और वैसे टीका भी है, वो मैं में लोगों को होगा कि कैसे लगता है, वो खैर आप बता दीजिएगा, लेकिन वो बेहतर ऑप्शंस नहीं है कि नहीं? वो लोग कहते हैं ये परमानेंट सॉल्यूशन है कि मेरे अंदर से इतनी चर्बी मैंने निकाल दी है, मेरा पेट हो गया है, एक वो जो स्लीव सर्जरी होती है कि नहीं पेट तंग कर दिया है, मैदा बांध दो, ये सारा कुछ भी तो लाइपोसक्शन से तो 3 से 4 किलो वेट जाता है। अच्छा। वो चर्बी, और ये कोई अच्छा प्रोसीजर नहीं है, इसके नुकसानात ज़्यादा हैं, अच्छा नहीं है।
बाकी दूसरी जो सर्जरीज हैं, जो बैरियाट्रिक सर्जरी, स्टोमिक बाईपास या स्लीव का आपने जिक्र किया, ये सर्जरीज अच्छी हैं, इनसे वेट लॉस भी होता है, रिकमेंडेड भी हैं। लेकिन एक्चुअली सर्जरी से वेट लॉस कैसे होता है और इन इंजेक्शंस का और सर्जरी का कंपैरिजन क्या है? जब भी एक पेशेंट सर्जरी के लिए सर्जन के पास जाता है तो पहले उसको 1 हफ्ते के लिए डाइट प्लान दिया जाता है, जिसमें उसे 1 हफ्ते में 2-3 किलो कम हो गया। फिर उसकी सर्जरी हुई और सर्जरी के बाद उसको लिक्विड डाइट पे डाला जाता है 15 दिन के लिए। लिक्विड डाइट में प्रोटीन शेक्स दिए जाते हैं, यखनी दी जाती है, इस तरह की चीज़ें दी जाती हैं। वो 15 दिन की लिक्विड डाइट से 10-12 किलो वैसे कम हो जाता है। यानी टोटल कोई 3 हफ्ते के स्पैन में कुछ 15-16 किलो वज़न कम हो जाता है। इसमें सर्जरी का कोई लेना-देना नहीं, ये सारा डाइट से हुआ। अच्छा। उसके बाद सर्जरी होने के बाद आपकी पोस्ट सर्जरी कुछ दिनों बाद आपकी बॉडी में यही हार्मोन्स जो इन इंजेक्शन में मौजूद हैं, जो मोटापे की वजह से आपकी बॉडी में कम बन रहे थे, GLP-1, GIP, यही एकदम रेज़ होते हैं। रिसर्च डेटा मौजूद है, ये रेज़ होते हैं, इनके लेवल्स हाई होते हैं और यही हार्मोन्स ही वेट लॉस करते हैं। अगले को महीने डेढ़ में ये कुछ 10-12 किलो और वेट लॉस कर देते हैं। तो जो सर्जरी के नतीजे में इन हार्मोन्स के रेज होने की वजह से वेट लॉस होता है, ठीक है ना? न कि बंदा कहे कि सर्जरी हुई और वेट लॉस हो गए। सर्जरी की वजह से यही हार्मोन्स जो इन इंजेक्शन मोनजारो में, वो गोवी में, सेंडा में जो हम बाहर से देते हैं, यही हार्मोन्स नेचुरली आपकी बॉडी में रेज होते हैं और यही हार्मोन्स ही वेट लॉस कराते हैं। बेसिकली ये होता है कि ये डाइट से यानी कि आपको भूख कम लगती है। जी, जी। इनके इनके कई मैकेनिज़्म्स हैं। एक तो भूख कम लगती है इनसे, आपका जो एपेटाइट सेंटर है ब्रेन में, एपेटाइट कम हो जाती है आपकी। नंबर 2, आपकी स्टोमक एम्प्टीइंग जो होती है वो स्लो हो जाती है, ठीक है? खाना पड़ा होगा भूख, उससे भी वो डिले हो जाएगी। इसके अलावा जब ये हार्मोन्स दिए जाते हैं तो ये अपने काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, इंसुलिन लेवल्स फिर ड्रॉप होते हैं, इसी तरह ग्लूकागॉन को कम करते हैं। तो इन हार्मोन्स को कम करने से भी वो वेट लॉस कराते हैं। तो इसकी डिफरेंट मैकेनिज्म हैं जिससे ये इंजेक्शन वेट लॉस करा रहे होते हैं। तो ओवरऑल डाइट प्लस ये हार्मोन्स, जो सर्जरी का भी कंक्लूजन है ना, उसमें भी डाइट और ये हार्मोन्स। इवन के बहुत से पेशेंट्स हैं जो सर्जरी के बाद उनके सर्जन्स उनको यही वेट लॉस इंजेक्शन स्टार्ट करवा रहे होते हैं, उनका वेट स्टक हो जाता है। ये हमारे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिन्होंने 4-5 साल पहले, 3 साल पहले सर्जरी कराई होती है, जिससे वेट लॉस हुआ होता है, दोबारा वेट गेन हो जाता है। तो हम उनको फिर यही इंजेक्शंस मोनजारो, वेगोवी, ये वाले इंजेक्शंस देते हैं और उनका वेट लॉस कराते हैं। लेकिन हम वेट लॉस के साथ उनको लाइफ़स्टाइल भी एक सिखाते हैं कि आपने ये वाला लाइफ़स्टाइल रखना है, जो जिससे आपका वेट मैनेज रहेगा। अब होता क्या है, वेट लॉस बहुत से लोग कराते हैं लेकिन पेशेंट को एजुकेट नहीं करते, उसको एक लाइफ़स्टाइल नहीं सिखाते। या आपने एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल रखना है जिसमें आपने खाना भी है, अपनी, लेकिन आपने एक्सरसाइज भी करनी है, आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करनी है। अगर एक दिन मैं गया हूँ जाके बट कढ़ाई खा के आ गया हूँ, मैंने उसके बाद बट का हलवा भी खा लिया, तो मैंने बहुत ज़्यादा खाया। अब मुझे कंपनसेट कैसे करना है? मुझे चाहिए या तो मैं 1 घंटे की बड़ी अच्छी-सी ब्रिस्क वॉक कर लूँ या फिर अगले दिन मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँ। और अपना कैलोरी इनटेक बिल्कुल नीचे। मैंने गेन किया था उसको मैं बैलेंस कर लूँ, तो वो ठीक होगा। आम तौर पे डॉक्टर साहब ये जो कैलोरीज हम काउंट कर रहे होते हैं आजकल, तो आपको पता है बड़े फैंसी रेस्टोरेंट्स में ये भी लिखा होता है जी फलाने खाने में इतनी कैलोरीज है। अगर आप वेट लूज कर रहे हैं जी। और एज एज एन अडल्ट, एज अ मेल, कितनी कैलोरीज आपको, अगर आपने वेट लूज करना है तो उससे ऊपर नहीं आपको खानी चाहिए? देखिए, आपकी जितनी भी डेली रिक्वायरमेंट बनती है ना, एटलीस्ट उससे 500, 600, 700 कैलोरीज़ कम लेंगे। लाइक आप सारा दिन जो आपकी एक्टिविटी है उसमें आप कैलोरीज़ यूज़ करते हैं आप 1200, ठीक। ठीक है ना? तो आप डेली की अगर 1200 ही कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो वो 1200 आपने इस्तेमाल कर ली, तो फिर आपका नेगेटिव बैलेंस क्रिएट नहीं होगा। आप नेगेटिव बैलेंस क्रिएट कैसे करेंगे? आप डेली 700, 800 कैलोरीज़ लें और 1200 बर्न करें, तो आपका नेगेटिव बैलेंस होगा 500 कैलोरीज़ का, तब आप वेट लॉस करेंगे आप। अच्छा, ये जो अगर जो वेट रिबाउंड है यानी कि वेट का वापस आना है, वो तो
इन इंजेक्शंस के बाद भी हो सकता है किसी का? हो सकता है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है। लेकिन अगर आपने अच्छा लाइफ़स्टाइल सीख ली है, ठीक है ना? हम तो पेशेंट को जब वेट लॉस करा रहे होते हैं, उसको लाइफ़स्टाइल सिखाते हैं कि आपने कैसे खाना है, आपने थोड़ी-सी भूख छोड़ के खाना है, आपने दिन में 2 मील्स लेने हैं, ठीक है ना? आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी जो प्लेट बनानी है, उसमें सभी चीज़ों का पोर्शन होना चाहिए। उसमें प्रोटीन्स भी होनी चाहिए, उसमें वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स भी होने चाहिए और चौथा पोर्शन कार्ब का होना चाहिए। और कार्ब भी आप ऐसे लें, जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब हों, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ना हों। आप बजाय मैदे की रोटी लेने या नान लेने से बेहतर है आप एक होल व्हीट की रोटी ले लें। आप वाइट राइस खाने की बजाय ब्राउन राइस का पोर्शन ले लें, ठीक है ना? आप बार्ले जौ का दलिया ले लें, आप ओट्स ले लें, आप हेल्दी कार्बोहाइड्रेट। हमारे तो मसले हमारे चस्के भी नहीं पूरे होते, नान के बगैर तो वैसे भी नहीं हम नान और मुर्गन ग़िज़ाएँ। आप ये कहते हैं अगर आपने जी। वज़न कम करना है और अगर कर लिया है, अगर आपने मेंटेन अगर आपको बहुत अर्ज होती है ऐसे खाने की तो आप कहते हैं कि फिर इसको मेंटेन करना है आपने। देखें, हलवा पूरी खाना देखें लाहौरी हूँ और हलवा पूरी ना खाएँ हफ्ते में 1 दिन ये नहीं हो सकता। उसका तरीका क्या है हलवा पूरी खाने का? आप जाएँ अपनी हलवा पूरी खा के आ जाएँ, मज़ा पूरा कर लें, लेकिन फिर आपने उसको बैलेंस करना है। अब ये नहीं करना कि सुबह नाश्ते में हलवा पूरी खाई है और दोपहर को आपने बट कढ़ाई खा ली है और रात को आप चाइनीज़ खा के या बर्गर खा के सो गए। हुँ। आपने अगर सुबह हलवा पूरी खा ली है, तो फिर आप शाम में थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ कर लें, कोई फुटबॉल खेल लें, कोई रनिंग कर लें, साइक्लिंग कर लें या फिर नेक्स्ट डे आप एक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, ठीक। तो वो बैलेंस हो जाएगा। अरे डॉक्टर साहब टुवर्ड्स द एंड ये एक जो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आपको लगता है कि ये जो जितनी मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं अब कुछ बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं उनकी एक बड़ा जिक्र आता है लोग कहते हैं जी फलाने करण जौहर ने ओलंपिक लगाया आई डोंट नो किसी के पर्सनल मसाइल क्या है या क्या है कि जी वो देखे जी वो फेस फैट ही चला गया है और वो इतना ज़्यादा वजन रिड्यूस किया है कि इसकी भी कोई हद है कि जी लेट से आपके पास एक बंदा आता है उसका वजन जी 120 किलो है वो कहता है जी मैंने वज़न कम करना है। आप उसे बताते हैं कि तुम्हारा वज़न इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारा वज़न है हाइट के हिसाब से। आप बताते हैं? जी, बिल्कुल हम बताते हैं। हम उसकी हाइट के मुताबिक उसका जो नॉर्मल बीएमआई होता है वो भी कैलकुलेट करके देते हैं। हम उसका वेट भी उसको बताते हैं कि आपका वेट जो है इस रेंज में होना चाहिए। वो उसके लिए डिफरेंट इवन कि आप गूगल भी करें तो आपको डिफरेंट टूल्स मिल जाते हैं। आप खुद भी कैलकुलेट कर हम पेशेंट को वेट, बीएमआई भी कैलकुलेट करके देते हैं। इवन अब हमने अपने क्लिनिक पे एक मशीन मंगवाई है बाहर से ना जो आपकी फ़ैट परसेंटेज कैलकुलेट करेगी, ठीक है? कि आपकी बॉडी में इतनी फ़ैट होनी चाहिए, इतना मसल मास होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ें हम कैलकुलेट करके देते हैं और उसी हिसाब से उनके डाइट प्लान्स बनते हैं। उनको नेगेटिव बैलेंस में लेके जाते हैं और जहाँ पे ज़रूरत होती है मेडिकेशन की तो हम अकॉर्डिंग टू द उसकी टेस्ट रिपोर्ट्स के जो भी इंजेक्शंस बने को कैप्सूल टेबलेट्स जो भी एफडीए अप्रूव्ड हैं हम उनको वो देते हैं। ठीक है और ब आपको लगता है कि इसके रिज़ल्ट्स आते हैं बट ये कितना अरसे का ट्रीटमेंट होता है अगर लेट्स से आप ये किसी कोई आपसे कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड कोई भी इंजेक्शन वो कहते नहीं हम लगा रहे हैं वज़न कम करने। तो ये कितने अरसे का ट्री वही नहीं हमारी तो रिकमेंडेशन होती है कि आप एवरेज वेट लॉस करें। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हम एकदम से हम 1 ही महीने में कोई 10-15 किलो वेट लॉस करा दें, वो अच्छा नहीं होता। अगर आप एकदम से वेट लॉस करें, चाहे जिस मर्ज़ी वजह, चाहे आप डाइट से कर लें, चाहे आप एक्सरसाइज़ मेडिसिन से कर लें, चाहे आप सर्जरी से कर लें। आप अगर एकदम वेट लॉस करेंगे ना, तो वो आपके मेटाबॉलिज़्म को इफ़ेक्ट करेगा, नंबर 1। आपका मसल मास जाने का ज़्यादा चांसेज़ होंगे। आपका हेयर लॉस होगा। हेयर लॉस क्यों होता है? एक हम टर्म यूज़ करते हैं टीलोजेनिक एफ्लुवियम, ठीक है ना? वो आपके जो हेयर्स होते हैं ना वो एक मेटाबॉलिक शॉक में चले जाते हैं। वो कुछ देर के लिए जो उनकी हेयर्स की ग्रोइंग फेज़ होती है ना, वो रेस्टिंग फेज़ में चली जा होती वो टेम्परेरीली है। जैसे ही दोबारा से आप अपनी रूटीन में वापस आते हैं तो दोबारा हेयर ग्रो कर जाते हैं, लेकिन एकदम वेट लॉस करने से ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं। आप एक एवरेज वेट लॉस करें अराउंड महीने में 6 केजी प्लस माइनस में अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, बिल्कुल डिसेंट है और आपकी प्रोटीन
इनटेक बहुत अच्छी है, आपकी वाटर इनटेक बहुत अच्छी है और आपका डॉक्टर साथ-साथ आपको जो एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स जो भी होंगे वो आपको दे रहा होगा। तो मेरे ख़्याल में आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे और जो लोगों को मैं आपने जैसे करण जौहर की बात कर रहे हैं, इन बोली फैट छोड़ गए। मेरे ख्याल में उसने अपनी प्रोटीन इनटेक एक तो शायद अच्छी नहीं रखी, ठीक। नंबर 1, और जो मेरी असेसमेंट है उसको शायद कोई और प्रॉब्लम भी है जिसकी वजह से उसके इस तरह फेस हो गया। ओके, बट नॉर्मली आप एडवाइस करते हैं कि जी कितने किस हद तक हम में जाए। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। हमने मेरे ख्याल में काफ़ी बहुत से इश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस किया है और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह आपसे नशिस्त रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो फीडबैक लोगों का हमें आएगा नेचुरली वो भी हम आपसे पूछेंगे। जनाब आपने ये हमारा पहला पॉडकास्ट देखा डॉक्टर साहब के साथ, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।